हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। वक्त हो गया है डिजिटल बुलेटिन का। आज बुलेटिन में बात करेंगे अतीक परिवार को मिले एक और बड़े झटके की। बात होगी दिल्ली में बढ़ रहे कोविड-19 केसेस की और एक नजर डालेंगे बिहार में हो रही गरम गरम राजनीति की। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। बिहार में एक पोस्टर लगा और राजनीतिक गर्मागर्मी बढ़ गई। हुआ ये कि सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। फिर पटना में एक पोस्टर लग गया और नीतीश तेजस्वी का पारा हाई हो गया। पोस्टर में बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की तुलना यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की गई। इसके बाद से बिहार के सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी को देखा जा रहा है। जरा देखिए रिया श्री की रिपोर्ट। वहीं दूसरी ओर राजद लालू प्रसाद यादव के बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को 2025 में सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है। सम्राट चौधरी की बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पब्लिक डोमेन में काफी चर्चा तेज है कि बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सामने एक तेज तर्रार युवा नेता को खड़ा कर दिया है। तो आज जान लेते हैं दोनों नेताओं की क्वालिटीज के बारे में। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी की अलग अलग खूबियां हैं। कुछ बड़ी खूबियां ऐसी हैं जिसकी वजह से सम्राट चौधरी के अंदर बीजेपी को स्पार्क दिख रहा है। हालांकि किसी एक नेता की तुलना दूसरे नेता से नहीं की जा सकती। सबकी अपनी अपनी खूबियां होती हैं, लेकिन जनता भी आखिरकार वोट डालते समय सोचती जरूर है कि किसको वोट किया जाए। सम्राट चौधरी आरजेडी में रहे और जेडीयू में भी। इसके बाद अब वो भाजपा में है। इस इतिहास के बावजूद बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का सबसे बड़ा पद दे दिया है। सम्राट चौधरी ने इस संकल्प के साथ पगड़ी बांध रखी है कि जब नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ेंगे तब ही वो ये पगड़ी खोलेंगे। नेता की छवि से पार्टी की छवि भी बनती है। हालांकि अभी चुनाव का समय नहीं है, लेकिन 2024 का समय बहुत दूर नहीं है जब लोकसभा चुनाव होने हैं। दोनों की अब तुलना कर लेते हैं। पहला, पिता का छाया। तेजस्वी यादव पर लालू प्रसाद की छाया जिस तरह से है, उस तरह से सम्राट चौधरी पर शकुनी चौधरी की नहीं। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद हैं, जबकि बीजेपी के सुप्रीमो शकुनी चौधरी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा हैं। आरोपों की बात कर लेते हैं। तेजस्वी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है और वो सीबीआई सहित ईडी जैसी संस्थाओं के घेरे में है। सम्राट चौधरी पर ऐसा कोई आरोप नहीं है। तेजस्वी की परेशानी भविष्य में और बढ़ सकती है। तीसरा, दोनों मुखर नेता। तेजस्वी मुखर नेता हैं, लेकिन सम्राट चौधरी कई बार दिखा चुके हैं कि वो अधिक मुखर हैं। एक बार तो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष से सम्राट ने कह दिया था कि ऐसे सदन नहीं चलेगा, अध्यक्ष महोदय व्याकुल नहीं होना है। हालांकि तब विजय सिन्हा अड़ गए थे और सम्राट को माफी मांगनी पड़ गई थी। हाल के समय में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में सम्राट से कहा कि वो तो पार्टियों से होकर बीजेपी में आए हैं, तब सम्राट ने भी नीतीश को करारा जवाब दे दिया था। चौथा कारण, अपने अपने संकल्प। तेजस्वी और सम्राट दोनों संकल्प लेने वाले नेता हैं। 24 मार्च 2021 को जब बिहार विधानसभा में आरजेडी के कई विधायकों की पिटाई के साथ ही महिला विधायक के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, तब तेजस्वी यादव ने संकल्प लिया था कि सरकार जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं करती वो सदन में नहीं आएंगे। कुछ पर कार्रवाई हुई और तेजस्वी विधानसभा जाने लगे। अब सम्राट चौधरी की बात कर लेते हैं। उनका संकल्प था कि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटेंगे वो अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे। जाति की ताकत। तेजस्वी के पास यादव जाति का बाहुबल है, जबकि सम्राट के पास कुशवाहा जाति का। बिहार में यादव का वोट बैंक 14% है, जबकि कोयरी कुर्मी का 8%। यानी यादव के बाद संख्या बल में कोयरी कुर्मी की यहाँ ताकत है। आरजेडी के साथ मुस्लिम का गठबंधन और बीजेपी के साथ सवर्ण का गठबंधन। सम्राट इसमें पिछड़ा अति पिछड़ा भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं। सम्राट चौधरी जाति से कुशवाहा है। राज्य में कुशवाहा अच्छी संख्या में है। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता जाती हुई दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अलग होकर मोर्चा खोल दिया है। अब जगदेव प्रसाद की राजनीतिक विरासत संभालने की बड़ी जवाबदेही सम्राट चौधरी पर है। ये युवा नेता हैं, आक्रामक शैली की राजनीति करते हैं, विरोधियों को सीधे जवाब दे देते हैं। राजनीति विरासत का भी लाभ उन्हें मिलता है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इस लिहाज से सम्राट
तेजस्वी पर भारी पड़ते नजर आ सकते हैं। उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद अब अतीक के परिवार को एक और बड़ा झटका लगा है। बहुजन समाज पार्टी ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का टिकट काट दिया है। मायावती ने प्रयागराज में मेयर पद के लिए घोषित की गई शाइस्ता की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी शाइस्ता परवीन का टिकट काटकर अब प्रयागराज मेयर सीट के लिए पार्टी की ओर से नया उम्मीदवार घोषित करेगी। शाइस्ता का टिकट काटे जाने की औपचारिक तौर पर 3 अप्रैल को प्रयागराज में ही ऐलान होगा। शाइस्ता परवीन प्रयागराज में उमेश पाल शूटआउट में नामजद आरोपी भी है और तभी से फरार भी है। पुलिस लगातार इस मामले में शाइस्ता की तलाश में दबिश दे रही है। वहीं दूसरी तरफ उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक को उम्र कैद की सजा होने के बाद मायावती अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पिछले कुछ दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद शुक्रवार को सीएम केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना मरीजों के मामले बढ़ रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कोरोना के मुद्दे पर वरिष्ठ नौकरशाह और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। उसके तत्काल बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में लोगों को कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि हमारी सरकार कोरोना वायरस से लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास सरकारी लैब में 4000 टेस्ट करने की क्षमता है। कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे पास 7986 बेड तैयार हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि देश के 6 राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में हालात चिंताजनक नहीं है। कल हमारे स्वास्थ्य मंत्री सौरभ जी ने मीटिंग ली थी पूरे स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी एक्सपर्ट्स की। आज मैंने उसके ऊपर मीटिंग ली। पूरे देश भर का अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 2 हफ्ते पहले 6 स्टेट्स आइडेंटिफाई किए थे जिसमें कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है। वो थे गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना। उसमें दिल्ली नहीं था। तो उन 6 स्टेट्स में कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है, उनको स्पेशल हिदायतें दी गई थी, भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन हमने अपनी तरफ से, क्योंकि दिल्ली में अगर हम देखें तो 15 मार्च को लगभग 42 केस थे जो डेली केसेस आते हैं। ये बढ़ के 15 दिन के अंदर 30 मार्च को 295 केस हो गए। तो ये सडन जंप जो है ये थोड़ा सा पहले ही हमने इसको समझने की कोशिश की है कि ये क्यों बढ़ रहा है। तो 30 मार्च को कल की डेट में 295 केस थे। एक्टिव केसेस अभी तक के हो गए हैं 932 और टोटल टेस्ट्स जो हमने कल किए थे वो थे 2363। वैसे अभी कोई चिंता की बात नहीं है, 295 ही केस है, लेकिन हम समय रहते जो भी स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है वो उठा रहे हैं। लेकिन तैयारियों को देखते हुए हमारी 7986 बेड्स हमारे अभी तैयार हैं कोरोना के लिए। इसमें ऑक्सीजन वाले बेड्स भी हैं, इसमें वेंटिलेटर बेड्स भी हैं, इसमें आईसीयू भी हैं। 7986 बेड्स हैं जिसमें से 66 बेड्स केवल ऑक्यूपाइड हैं। 66 RT-PCR के टेस्ट करने की हमारे पास सफिशिएंट क्षमता है। लगभग 4000 टेस्ट हम सरकारी लैब्स में करने के लिए हमारे पास क्षमता है और प्राइवेट लैब्स में तो 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट पर डे करने की क्षमता है। वैक्सीन भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक रहा, नेशनल एवरेज से ज़्यादा अच्छा रहा। 18+ की कैटेगरी में तो लगभग सबको वैक्सीन लग चुकी है और 18 से निचली उसमें आए तो फर्स्ट डोज सबको लग चुकी है, सेकेंड डोज भी 85% के लगभग लोगों को लग चुकी है। चलिए अब बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की तरफ। गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को डिग्री, पीएम मोदी की डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग CIC के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी PIO और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के PIO को मोदी की अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। आपको ये भी बता दें कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था जिन्होंने पीएम की डिग्री का ब्यौरा मांगा था। ये जो पिटीशन दाखिल की है वो गुजरात यूनिवर्सिटी ने दाखिल की है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर दिल्ली के ऑर्डर के अगेंस्ट। जो पिटीशन जो है वो 2016 में दाखिल की गई थी और
ये जो ऑर्डर चैलेंज हुआ है CIC का, वो ऑर्डर डायरेक्शंस इशू कर रहा था प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को कि PMO जो है वो डिग्री के सीरियल नंबर दें गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी को श्री नरेंद्र मोदी की डिग्रीज के BA और MA के, और ये सीरियल नंबर लेने के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों एप्लीकेंट माननीय श्री अरविंद केजरीवाल को ये दोनों इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। गुजरात यूनिवर्सिटी में 2016 में ये पिटिशन दाखिल की ये बिना पे कि उनको पार्टी नहीं बनाया गया था CIC के सामने, उनको सुना नहीं गया था, और वो ये भी कंटेंट कर रहे हैं कि वो डिग्री नहीं दे सकते किसी भी स्टूडेंट की उनके, क्योंकि वो एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं अपने स्टूडेंट के साथ, और अगर ऐसा करेंगे तो जो स्टूडेंट है उसकी राइट टू प्राइवेसी हैम्पर होगी। अब इसमें जो सबमिशंस अरविंद केजरीवाल के जो रिस्पोंडेंट हैं, जो एप्लीकेंट है CIC के सामने, उनके इस प्रकार हैं कि गुजरात यूनिवर्सिटी को जो डायरेक्शन इशू किया गया है वो प्राइमरी डायरेक्शन नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का डायरेक्शन है। जो प्राइमरी डायरेक्शन है वो PMO ऑफिस को इशू किया गया है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई ग्रीवियंस रेस करना है तो ग्रीवियंस रेस PMO कर सकता था क्योंकि वो पार्टी थे वहाँ पे, और अगर प्राइवेसी से रिलेटेड कोई ग्रीवियंस है तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को एप्लीकेंट बन के या पिटिशनर बन के गुजरात हाईकोर्ट में आना चाहिए था, ना कि गुजरात यूनिवर्सिटी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए ABP लाइव।